नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है माइग्रेशन, खासकर पश्चिम देश या अमेरिका की तरफ का। अभी कुछ समय पहले अमेरिका में जब चुनाव हुए तो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जब ओथ ली गई तो उसके पश्चात जो सबसे पहला निर्णय ट्रंप ने लिया वो यह था कि इलीगल माइग्रेंट्स को उनके देशों में वापस डिपोर्ट करना। उसी कड़ी में भारत के इलीगल माइग्रेंट्स को भी डिपोर्ट किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पे अमेरिकन जहाज़ उतरा और उसमें से पैसेंजर्स को उतारा गया तो हम लोग देखते क्या हैं कि उनके सबके हाथ बंधे हुए हैं और उनको हैंडकफ किया हुआ है। गनीमत बस इतनी थी कि परिवार वालों का हाथ पैर उन्होंने नहीं बांधे थे, लेकिन ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति भारतीयों के लिए है या किसी देश के लिए भी हो सकती है। तो विचार आया कि क्यों न इस पे विचार विमर्श किया जाए कि आखिर माइग्रेंट्स चाहे इलीगल हों चाहे लीगल हों वो जाते क्यों हैं, उनके वो कारण क्या हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि इलीगल माइग्रेंट्स या लीगल माइग्रेंट्स के जाने के बहुत सारे रीज़न हैं, ये सभी को पता है। फिर भी मुझे लगता है कि शायद इस पे हमें बात करनी ज़रूरी है और वो सभी लोग जो लोग संवेदनशील हैं अपने देश अपने समाज के लिए, तो वो खुलकर इस पर बोलें, जिससे कोई भी कार्य अगर भारत में करना संभव हो तो उसके लिए विदेश ना जाएं। इसी से जुड़ी एक कहानी का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद 1895 में लंदन में एक व्याख्यान देने गए थे और व्याख्यान देने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और उसने कहा कि आपका व्याख्यान तो नो डाउट बहुत अच्छा था, मगर आपने इसमें नया क्या बताया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सिस्टर, मैंने इसमें ऐसा नया तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि सत्य अनादिकाल से ही सत्य है, मगर उसको समय काल परिस्थिति के अनुसार अगर उसको फिर से बताया जाए और समाज में उसका किसी को लाभ हो तो बताने में हानि ही क्या है। बस यही सोचकर आज की काल परिस्थिति के अनुसार इस पर विचार विमर्श करने की इच्छा हुई, क्योंकि माइग्रेशन पिछले 5 दशक से लगातार हो रहा है और पिछले 15 सालों में इसकी गति काफ़ी तेज हो गई है। एक और कहानी का जिक्र मैं यहाँ पे करता हूँ। आप उस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम जानते भी हैं, लेकिन मैं पहले कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि 19 साल का लड़का अपने पिता के साथ पटना में एक बिज़नेस करता है स्क्रैप का। उसके बाद जब उसका बिज़नेस थोड़ा सा चल निकलता है तो वो उसकी इच्छा होती है कि इसको और बढ़ाया जाए, तो वो मुंबई की तरफ चला जाता है और वहाँ पे बिज़नेस करता है और वहाँ पे भी सफलता उसको मिलती है काफ़ी मेहनत करने के बाद। लेकिन उसकी इच्छा होती है कि जिस तरह से टाटा, बिरला, डालमिया या अंबानीज़ का बिज़नेस फ्लॉरिश कर रहा है तो उसको भी उस अपने बिज़नेस को उसी स्तर पे ले जाना है। तो उस कड़ी में वो लंदन की तरफ रुख करता है और वहाँ पर वो अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को इन्वेस्ट कराता है। उसके बाद 1999 के आसपास वो जब भारत आता है और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलते हैं, तो वो बताता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ मुझे रिलैक्सेशन दे तो मैं काफ़ी पैसा हज़ारों करोड़ में भारत में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और वो अल्टीमेटली पैसा इन्वेस्ट करता भी है। ऐसी स्थिति में ये देखना पड़ता है कि भारत के अंदर स्टेट्स या भारत एज ए राष्ट्र क्या वो परिस्थितियाँ नहीं पैदा कर सकते जिससे कि कोई व्यक्ति अपनी एस्पिरेशंस को भारत में ही पूरा कर सके, उसे विदेश क्यों ही जाना पड़े। जी हाँ, उन बिजनेसमैन का नाम है श्री अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक। अब हम बात करेंगे कि माइग्रेशन किन किन कारणों से होता है, जो डायरेक्ट रीज़न है। सबसे पहला है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलती है, हाई स्किल्ड लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योर बनने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी है। वहाँ हायर एजुकेशन, दुनिया की सबसे शानदार एजुकेशन अमेरिका में मिलती है।
वहाँ पे जिस ढंग से हायर एजुकेशन को पढ़ाया जाता है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच अभी भी भारत के अंदर हायर एजुकेशन को लेकर नहीं है। रिसर्च को, पेपर्स को पब्लिश करना वहाँ पे भारत के बनिस्बत ज़्यादा आसान है। पॉलिसी को लेकर जो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी है वो अमेरिका में कहीं ज़्यादा बेहतर है भारत की अपेक्षा, इसलिए लोगों का जाने की इच्छा ज़्यादा होती है। रीयूनिफिकेशन ऑफ फैमिली, यानी बहुत से लोगों के परिवार अमेरिका में बसे हुए हैं और उनको देखकर उनके परिवार के जो कुछ लोग यहाँ पे रह गए हैं वो भी अमेरिका जाने के इच्छुक होते हैं। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज में भी लोग अमेरिका जाते हैं वहाँ के कल्चर को समझने, और जब उनको वहाँ पे रहना आसान लगता है तो वो वहाँ पे जाके बसना भी चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन की जो फैसिलिटी अमेरिका में है वो शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। इनोवेशन डिफरेंट फील्ड्स में ओपन है। टेक एडॉप्शन अमेरिका में भारत की अपेक्षा कहीं तेज़ी से किया जाता है। मेडिकल की फील्ड में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ वहाँ पे बढ़िया है, न्यूट्रिशन अच्छी है और वेलनेस प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, ये एक और कारण है। साथ ही साथ इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका जैसा देश हमेशा बदलता रहता है, जो भारत में नहीं होता है। अन्य रीज़न है जिसमें कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और शैक्षणिक रीजन भी है और सामाजिक कारण भी हैं। तो उस पर हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कि फॉरेन रिटर्न का टैग लगने से सोशल स्टेटस बढ़ता है, इसलिए लोग भेजते हैं कि समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा। कई बार लोगों को शादी करने में, दहेज लेने में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि डॉलर का अट्रैक्शन। बहुत से लोग जो भारत से अमेरिका डॉलर के लिए जाते हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ पे रुकना चाहते हैं डॉलर के लिए। इसके बाद जो हमारा जो स्लेवरी माइंडसेट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा विवेक जो है वो अवरुद्ध हो गया है और हमारी आध्यात्मिक दृष्टि भी संकुचित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हम सही और गलत का फैसला करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा जो बेस है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, न कि भौतिकवाद है। भारत में योग्यता की जो भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रहती है, क्योंकि योग्य व्यक्ति से काम सारे लोग कराना चाहते हैं, लेकिन जब प्रतिभा का सम्मान देना होता है तो साइकोफैंट्स या चमचेगिरी करने वाले लोगों को आगे बढ़ा के सम्मान किया जाता है। नौजवान जो छोटे शहरों के हैं वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहीं पे बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई के लोग विदेशों को जाना चाहते हैं। इसमें नौजवानों की स्वयं की भी इच्छा होती है और साथ साथ उनके माता पिता की भी इच्छा होती है। ये एक अलग प्रश्न है, ये एक अलग विषय है बहस का। अपनी व्यवस्था पर सामूहिक अविश्वास का मौन है, यानी कि जो लोग आज मौन धारण किए हुए हैं और अविश्वास किए हुए सिस्टम पे, इन्होंने ही भारतीय व्यवस्था के अंदर अविश्वास पैदा भी किया है। ये हमारे यूथ को आज समझना पड़ेगा। तो अपने संसाधन, अपनी बुद्धि, परिश्रम लगा के लोग देश और समाज को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। हमारी राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षिक योग्यता की वजह से जो हमारी सिस्टम बेहाल है वो हमें हतोत्साहित करती है। तो ये व्यवस्थाएं योग्यता और विवेक का सम्मान नहीं करती। समुचित अवसर भारत में न मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब द एनहिलेशन ऑफ कास्ट में इस बात को लिखा भी है कि उन्होंने अमेरिका में भी स्टडी की, भारत में, लंदन में भी स्टडी की, लेकिन जितनी तारीफ उन्होंने अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के समाज की वो भारत और इंग्लैंड की नहीं की। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में ये व्यवस्था वहाँ पे बेहतर है। इसके बाद स्वतंत्र भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई जिसमें हमारे पास कल्पनाशीलता हो या हम लोग ड्रीम्स देख सकें। तो उस समय हमारे सद्गुण, प्रतिभा और योग्यता का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं किया गया। हमारा देश इससे बेपरवाह रहा और उसी समय अमेरिका पूरी दुनिया से इन्हीं प्रतिभाओं को अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा था और अपने देश के विकास की तेज गति से बढ़ रहा था। फिर अगला है कि हम दोषारोपण करने में क्वालिफाइड भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। हम अपने को विक्टिम, सरल और श्रेष्ठ समझने की आत्ममुग्धता का शिकार होते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि दूसरों में क्या अच्छा है। हमारा देश सर्वश्रेष्ठ है, बस इतना मान के चल लेना कुछ लोगों के द्वारा
ही सिस्टम को खराब करता है और कहीं पे हम ज़्यादा आत्महीनता का शिकार भी होते हैं। तो हम विमर्श और डिस्कशन में जिन बातों को प्रायोरिटी देते हैं, जब व्यवहारिकता की बात आती है तो हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कि सिद्धांत अपनाते समय हम लोग बातों में तो अपनाते हैं, लेकिन जब हमको व्यवहारिकता में अपनाना होता है तो हम सिद्धांत को छोड़ देते हैं। खासकर अमेरिका की विचारशीलता, वहाँ की फिल्में, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ की कला, वहाँ का लिटरेचर को श्रेष्ठ समझते हैं और अपने लिटरेचर, अपनी कला, अपने संगीत, अपनी फिल्मों को हम इन्फीरियर समझते हैं। ये भी स्लेवरी माइंडसेट की एक निशानी है। यदि किसी बच्चे को हम दो चीज़ों का चुनाव करने के लिए विकल्प दें तो वो सत्य और व्यवहारिकता के आधार पर बेहतर का ही चुनाव करेगा। उसी तरह से अगर देश और विदेश जाने के दो विकल्प किसी भी युवा को दिए जाएं तो वो बेहतर विकल्प की तरफ बढ़ेगा। इसलिए वो विदेश जाना चाहता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में बहुत सारे दोष भी छिपे हुए हैं। तो अमेरिका में पहले जो लोग पढ़ने जाते थे तो वो पढ़कर वापस लौट आते थे, लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे ये देखा कि जिन लोगों को हमारे यहाँ से शिक्षा के बाद वापस भेजा जा रहा है, अगर हम उनके स्किल को अपने देश में यूज़ करें तो उनके देश के विकास में संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने उनको जॉब और वर्क परमिट देना स्टार्ट किया एजुकेशन के बाद। इसलिए लोग वहाँ पे रुक भी गए और वहाँ काम भी करने लगे। तो अमेरिका समय समय पे अपनी पॉलिसी हायर एजुकेशन लेने वालों के लिए अपनी सुविधानुसार बदलता रहता है। अब इसके भारत पे परिणाम क्या होते हैं? सबसे बड़ा परिणाम तो ये होता है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, ये हाई स्किल्ड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेते हैं, ये सभी लोग विदेशों की तरफ, खासकर अमेरिका की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कि भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो गया, वरना जिस गति से भारत को आगे बढ़ना चाहिए था, इन प्रतिभाओं के पलायन से हमारा देश काफ़ी हद तक पिछड़ गया। सोशल वैल्यूज़ में भी बड़ा फ़र्क आया। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जब वो वहाँ से पैसे भेजते हैं तो यहाँ पे उनकी फैमिली का सोशल स्टेटस बदलता है। तो उनके आस पड़ोस के लोग, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार ये सोचकर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं कि अगर इनका स्टेटस बढ़ा है, इनके सोशल वैल्यू बढ़ी है, तो हमारी भी सोशल वैल्यू बढ़ेगी। तो ये भी एक कारण होता है जो भारत पे पड़ता है। सेमी फिनिश्ड ह्यूमन कैपिटल, भारत लोगों को एक लिमिट तक तैयार करता है और जब उसके यूटिलाइजेशन का वक्त आता है तो ये सभी लोग गल्फ देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में या अमेरिका की तरफ पलायन करते हैं। हमारी फैमिली वैल्यूज़ और हमारे फेस्टिवल से इन लोगों का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और वो भारतीय सभ्यताओं में होने वाले जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको भूलते जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से इमिग्रेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है एक्सप्लॉयटेशन का। लीगल इमिग्रेंट्स हों या इलीगल इमिग्रेंट्स हों, दोनों पे अलग अलग तरह के प्रभाव होते हैं। खासकर गल्फ देशों में जो लोग काम करने जाते हैं, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स, तो वहाँ पे उनका पासपोर्ट ये लोग रख लेते हैं और इनको बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराते हैं। 5 से 10 साल बाद इन लोगों को जब पासपोर्ट की वापस आने की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग पासपोर्ट भी नहीं देते हैं। इसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ एक और दिक्कत है, ये है कि एजेंट्स भारत में इनको 40 से 50 लाख रुपए ले लेते हैं और अगर ये पकड़े जाते हैं तो वापस भारत को डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे में इनका पैसा भी जाता है, उस देश को जा पहुंच भी नहीं पाते हैं जहां जाने के लिए इन्होंने पैसे दिए हैं। फिर सेग्रीगेशन, रेस और रिलीजन और अन्य कारणों से सोशल क्लासेस होते हैं जिससे या वहाँ पे सेग्रीगेट कर दिए जाते हैं और इनका इंटीग्रेशन उस सोसाइटी में एक जनरेशन में हो भी नहीं पाता। कई बार 2 जनरेशन 3 जनरेशन बीत जाती है तब ये जाके उस सोसाइटी में इंटीग्रेट होते हैं। चैलेंजेस इनके ये भी होते हैं कि जब नए लोग वहाँ पे प्रोफेशनल्स पहुँचते हैं इन देशों में तो पुराने प्रोफेशनल्स की यूटिलिटी देखी जाती है कि क्या वो अब आगे काम करने के लिए लायक हैं या नहीं है, तो उनको भी वापस भेजने की कवायद शुरू हो जाती है जॉब मार्केट कंपटीशन की वजह से और ग्रीड की वजह से। जो लोग वहाँ जाते हैं तो पैसा जितना अच्छा कमा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि वहीं पे हम ग्रीन कार्ड ले लें और वहीं पे बस जाएं जिससे हमें वापस न जाना पड़े। इन सारी जो डिस्कशन का जो अंत में कंक्लूजन ये निकलता है कि
हमारे देश के अंदर की व्यवस्थाओं में काफ़ी कमी है। तो 2 लेवल पे हम इसको असेस कर सकते हैं कि एक व्यक्तिगत रूप से इसका क्या असेसमेंट हो और दूसरा कि सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे हम इसमें क्या-क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे आदमी को अगर नेशनलिस्टिक है, तब तो वो कोशिश करे कि वहाँ जाए, हायर एजुकेशन ले और वापस आ जाए, या कुछ समय के लिए जाए, पैसा कमाए और वापस आ जाए। लेकिन परमानेंट बसने की बात जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जिसको हमने तैयार किया है इतने समय तक, वो हमारे काम नहीं आ रहा है, ये दूसरे देश के काम आ रहा है। दूसरा, फिर नेशनलिटी की भावना उसमें होती नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हमें दूसरे में कमी देखने के बजाय अपने अंदर के सिस्टम की कमी देखनी होगी। कोई भी देश अपने यहाँ सिर्फ सुयोग्य व्यक्तियों को ही रोकेगा, बाकियों को वापस ही भेजेगा। ऐसे में हमारे देश के अंदर बैठे लोग दूसरे देश की पॉलिसियों को खराब कहना शुरू कर देते हैं। तो यह आत्महीनता ही है एक तरह की। हमें अपने सिस्टम को सुधारना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी दुनिया के देश अपने को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, तो भारत समर्थवान होते हुए भी पिछड़ गया। उसने अपने लोगों की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए, उसने नहीं किया। तो आज हम जितना पिछड़े हैं, हमें उतनी ही ताकत लगानी होगी उस स्तर पर पहुंचने के लिए, जिससे कि हम विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़े हो जाएं। अब समय आ गया है कि हम पश्चिम के भौतिकवाद पर काउंटर अटैक करें और लोगों को बताएं कि वहाँ की जो चकाचौंध है, जिसके वजह से हमारे देश के लोगों की आंखें फैली हुई हैं, वो किस तरह से उनको नुकसान पहुंचा रहा है और आध्यात्म किस तरह से भौतिकवाद से बेहतर है। ये कहने में आसान लग रहा है, बट करने में बहुत कठिन है। लोगों के माइंडसेट को बदलने जैसी स्थिति है, जो बहुत मुश्किल काम है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस और परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने इन लोगों को भारत का आध्यात्म पश्चिम देशों में फैलाने के लिए भेजा और उनसे कहा कि आप वहाँ के समाज को बताओ कि भारत का आध्यात्म विश्व शांति के लिए क्या कहता है। वहाँ पे ये लोग काफ़ी समय रहे, कई विजिट की और वहाँ पर इस बात की बड़ी प्रशंसा की गई कि भारत का अध्यात्म दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उन लोगों के भारत लौटने से पहले भारत में इस बात की पूरी तरह से प्रचार हो गया कि हमारे जो 2 लोग गए हुए हैं, अलग अलग समय पे गए थे, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के लोग हैं और भारत का आध्यात्म चूंकि अंग्रेजों ने बताया कि श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो हमें बार बार लोगों की स्टैंप की जरूरत क्यों पड़ती है, खासकर विदेशियों की। उसी तरह से अनिल अग्रवाल जी अगर विदेश न जाते, भारत में व्यवसाय करते रहते, तो क्या उनको वो सम्मान मिलता? नहीं मिलता। हम आज उनका सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लंदन में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट हुए, इसलिए हम उनको सम्मान दे रहे हैं। अब इलीगल माइग्रेशन को लेकर मैं एक फिल्म का जिक्र करता हूं कि लीगल माइग्रेशन जब नहीं हो पाता है, लोग जा नहीं पाते हैं, तो इलीगल रूट अपनाते हैं, जिसको डंकी रूट कहते हैं। अभी रिसेंट में डंकी पे फिल्म बनी। उस फिल्म में शाहरुख खान का प्रोडक्शन था और राजू हिरानी ने उसका डायरेक्शन दिया है। तो उसमें ये दिखाया गया किस तरह से सड़क के रास्ते बॉर्डर पार करना, फिर नदी के रास्ते, फिर ट्रेन पकड़ना, फिर हवाई जहाज के माध्यम से वो लोग धीरे धीरे लंदन पहुंचते हैं। और लंदन में जब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो किस तरह से वहाँ रुकने के लिए ये झूठ बोलना पड़ता है कि हमें पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, हमारे देश में खतरा है। लेकिन उसकी एक दिक्कत जो खड़ी होती है कि जब कभी वो भारत आना चाहते हैं तो उनको भारत का वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि आपको भारत में खतरा है तो आप वापस कैसे जा सकते हैं। तो इस फिल्म में जो दिखाया गया स्थिति कहीं उससे भी ज़्यादा भयावह है। ऐसा लगभग माना जाता है कि 100 में से 60 लोग रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी नहीं पाते हैं। बीमारी से मृत्यु हो जाना, अपने परिवारों से बिछड़ जाना, बॉर्डर्स पे क्रॉस करते समय गोली लग जाना, ये सारी चीज़ें डंकी रूट में होती हैं। तो प्लीज़ ये फिल्म भी देखिए और आपको उस समय समझ में आएगा कि इलीगल माइग्रेशन का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अल्टीमेटली हम विवेकानंद के एक कोटेशन को यहाँ पे याद करते हैं कि उठो, जागो और लक्ष्य पाने तक रुको मत। हमारा जो प्राइम कंसर्न ये होना चाहिए कि हमारा देश कैसे विकसित हो। अगर प्रतिभा संपन्न, हाईली क्वालिफाइड लोग देश छोड़ के चले जाएंगे तो देश के विकास में योगदान कौन करेगा? ये बात ठीक है
कि उनकी योग्यता के अनुसार भारत में आज उनको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत को उठाने में इन्हीं का योगदान होगा जब हम देश को उस स्थिति में ले जा पाएंगे जो इस स्थिति में आज अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज खड़े हैं। ये उनकी जिम्मेदारी उन साधारण लोगों से कहीं ज़्यादा है जो देश को छोड़ के जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।